Hello everyone. This is CA Nitin Gupta, your faculty of audit for CA Inter and CA Final. So friends, अगर आप CA Final में हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो या बोथ ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है बिकॉज इस वीडियो में कहीं ना कहीं आप दूसरों की गलतियों से सीखोगे। ये वीडियो मैंने बनाई है बच्चों की एक प्रॉब्लम को देखते हुए कि जब कहीं ना कहीं हम ग्रुप वन की बात करते हैं तो ग्रुप वन के अंदर कई बार बच्चा मेरे पास ये रिक्वेस्ट करते हुए मैसेज करता है कि गुरुजी बस कुछ भी करवाइए, ऑडिट के पेपर में बस आप पास करवा दो, किसी भी तरीके से आप 40 नंबर दिलवा दीजिए। मतलब बच्चा इतना लाचार होते हुए देखा है इस पेपर को लेके बिकॉज इस पेपर की वजह से फाइनल में ग्रुप वन में केवल ऑडिट के पेपर की वजह से बच्चे का ग्रुप रुका हुआ होता है। कहीं ना कहीं बच्चे का एग्रीगेट भी पूरा होता है, वो 200 प्लस के आसपास जा रहा होता है, लेकिन ऑडिट में 40 नंबर स्कोर ना होने की वजह से मल्टीपल टाइम्स उस बच्चे के ना अटेम्प्ट लग जाते हैं, उसके रिजल्ट रुका हुआ है। वो ये भी होता है कि ग्रुप टू भी क्लियर हो गया बट ग्रुप वन में ऑडिट की वजह से उसका ये ग्रुप क्लियर नहीं हो पा रहा है और वो सीए नहीं बन पा रहा। और अल्टीमेटली बच्चा जब इतना हताश में देखता हूं कि बच्चा बस ये कह रहा होता है कि बस सर किसी भी तरह से इस पेपर में 40 नंबर दिलवा दीजिए, तब दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ कि बच्चा इस पेपर में इतना ज्यादा सफर कर रहा है। तो आज की जो ये वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली ये बच्चों की उन्हीं प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए बनाई है कि क्यों बच्चा फाइनल लेवल पे ऑडिट के पेपर के अंदर इतना ज्यादा सफर करता है और कैसे हमें इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि दूसरों की गलतियों से यहां पर सीखना है। हो सकता है कि आपने भी शायद इस तरह की कुछ गलती कर रखी हो इस पेपर की तैयारी करने को लेकर, तो आगे वो गलती आप ना करें या दूसरों की गलती से हमें सीखना है। अभी हमारा अटेम्प्ट नहीं दिया, अभी हम तैयारी कर रहे हैं अपने ग्रुप वन के लिए या ग्रुप टू के लिए। तो जो बच्चे और ये गलती करके आते हैं देखते हैं कि वो क्या गलती करते हैं और कैसे हमें इन गलतियों से ओवरकम करना है, कैसे इन गलतियों से हमें करने से बचना है। तो वीडियो को बच्चे प्लीज एंड तक आपको देखना है, एंड तक वीडियो के साथ आपको बने रहना है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसे यूजफुल वीडियोस को आप टाइम से एक्सेस कर पाए। बात करते हैं कि इस पेपर में बच्चा इतना लाचार क्यों हो जाता है, इतना ज्यादा सफर क्यों करता है। तो फाइनल लेवल पे जो आपका ऑडिट का पेपर है ये ग्रुप नंबर वन में आता है। और ग्रुप वन के साथ अगर हम देखें तो कौन कौन से पेपर आते हैं ग्रुप वन में, आपको फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखने को मिलती है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होता है, लॉ का पेपर है और हमारा ये ऑडिट का पेपर है। जब मैं ये देखता हूं कि बच्चे की प्लानिंग क्या होती है ग्रुप वन को लेकर सीए फाइनल लेवल पे, तो मैं ये देखता हूं कहीं ना कहीं कि बच्चा ये देखता है कि यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट दीज आर द स्कोरिंग पेपर्स, कि इसमें हम आराम से 70-80 का टारगेट लेके चल सकते हैं आराम से। एग्जामिशन मार्क्स तो हम इन पेपर में लेके आ सकते हैं। ये आप लोग भी जानते हो कि प्रैक्टिकल पेपर है इसमें, और प्रैक्टिकल पेपर है तो आराम से आप 60-70 का टारगेट आप इन दो पेपर के अंदर लेके जाते हो। और फिर आप ऑडिट के लिए या लॉ के लिए क्या सोचते हो कि हां अगर इस पेपर में कुछ भी 40 के आसपास तो मैनेज कर लेंगे और एग्रीगेट में प्रॉब्लम आती है तो दो स्कोरिंग पेपर ऑलरेडी हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बच्चा कहीं ना कहीं क्या करता है, अपना फोकस ज्यादा लेकर चलता है और वो ही सोचता है कि हाँ एग्रीगेट पूरा कराने में ये जो दो पेपर होते हैं ये हमारी हेल्प कर देंगे और किसी भी तरह से हम पासिंग मार्क्स तक तो मैनेज कर लेंगे, 40 से 50 नंबर हम लॉ में या ऑडिट के पेपर में आराम से मैनेज कर लेंगे। तो गलती तो बच्चे यही शुरू में हो गई ना कि जो पेपर 100 नंबर का है उस पेपर के लिए आप शुरू से ही एक डिफेंसिव अप्रोच में आ गए कि 40 से 50 नंबर के हिसाब से काम कर लेते हैं और एग्रीगेट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो संभालने के लिए कौन बैठा है हमारे पास, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये बच्चे की शुरू में ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस पेपर को वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। भाई अगर आईसीएआई ने फाइनल लेवल में ग्रुप वन में 4 पेपर दिए हैं तो बेटा चारों की अपनी इक्वल वेटेज है। आप ऐसे इस पेपर के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकते, इसको आप इतना लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लेकर नहीं आ सकते। तो प्रॉब्लम नंबर वन क्या दिखाई आपको कि बच्चा कहीं ना कहीं इस पेपर के साथ शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज करता है। और ये आपने भी रियलाइज करा होगा कि जब आपने फाइनल लेवल पर ग्रुप वन की तैयारी शुरू करी होगी ना तो आपने शुरू से ही ज्यादा अटेंशन, ज्यादा टाइम जो आपने दिया होगा वो कहीं ना कहीं बच्चे आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आपने टाइम शुरू से ज्यादा डिवोट करा।
और जो आप ये थियरी के पेपर मानते हुए चलते हो, जहां पर हम लॉ की बात करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं, बच्चा शुरू से इसके ऊपर ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करता, क्योंकि वो इसको शुरू से स्कोरिंग मानते हुए चल ही नहीं रहा। मतलब अगर मैं ये कहूं कि आप ऑडिट के पेपर में प्लान करिए कि मैं 80 90 का स्कोर करूं, तो क्या 100 नंबर में से मैं 80 90 का स्कोर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। जब 100 नंबर का पेपर है, तो मेरी जो प्लानिंग होनी चाहिए इस पेपर में, वो अच्छे से अच्छा स्कोर करने की होनी चाहिए, जितना प्लानिंग आप अकाउंट में या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप करते हो। लेकिन बच्चा शुरू से ही इस पेपर को ना बैकफुट पे खेलता है। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है, जो कि हमें नहीं करनी। ये पेपर को मुझे उतनी ही वैल्यू, उतना ही वेटेज, उतना ही टाइम मुझे देना है, जो अदरवाइज बच्चे आप किसको देते हो? अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप टाइम देते हो। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? एक पहली प्रॉब्लम तो आपने शुरू से इसके ऊपर डिफेंसिव अप्रोच में रखा, आपने इसको टाइम प्रॉपर नहीं दिया। फिर जब क्या होता है कि आप इस पेपर को जब टाइम देने की बारी आती है, तब तक ना अटेम्प्ट सिर के ऊपर लगा हुआ दिखाई देता है। ओके, आपने पूरा टाइम झोंका हुआ है किसके ऊपर? आपने पूरा टाइम लगा रखा है अकाउंट्स के ऊपर, पूरा टाइम लगा रखा है आपने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। आपने ऑडिट की क्लास ले तो ली होगी, और आपने उस क्लास को एक्टिव भी कर लिया होगा, अगर आप पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव पे क्लास देखते हो। लेकिन उस क्लास को आपने इतना रेगुलरिटी के साथ नहीं देखा होगा। अकाउंट की क्लास अगर होगी, पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव अगर आपने लिया हो, या आपने एसएफएम का पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव क्लास लिया है किसी भी टीचर का, तो वहां पर आपने कंसिस्टेंटली उस पेपर को तैयार करा होगा। लेकिन जनरली मैं देखता हूं कि बच्चा ऑडिट के पेपर के अंदर कंसिस्टेंट नहीं है, एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। दैट इज वाई कि उसने क्लासेस तो ले रखी होती हैं, बट उस क्लास को देखने में वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर होता है, इतना ज्यादा डिसिप्लिन, इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी वो इस पेपर के अंदर लेकर नहीं चलता। और लास्ट टाइम पे जब लिखता है कि हाँ अटेम्प्ट ऑलमोस्ट सर पे लगा हुआ है, अब केवल 3-4 महीने रह गए हैं, तो किसी ना किसी तरीके से अब बच्चा एक समराइज मैनर में इस पेपर पे आ जाता है कि ठीक है, कवर तो मुझे अल्टीमेटली सारा करना है, लेकिन जो उसको तैयार करने की जो आपकी अप्रोच थी, वो थोड़ी सी अब समराइज मैनर में चली जाती है। और कहीं ना कहीं आप देखते हो कि या किसी भी फैकल्टी के, टीचर के समरी नोट्स टाइप के मुझे मिल जाए, एसए की समरी मुझे मिल जाए। मैं देखता हूं बच्चा कई बार एसए की समरी के लिए इतना पागल हो जाता है कि यार एसए की बस समरी मिल जाए। भाई एसए की अगर आपको समरी मिलेगी, खुद सोचो बच्चे कि आप समरी ही पढ़ोगे और समरी ही दिमाग में आप रिटेन करोगे, समरी का प्रोविजन जो भी था वो ही अपने दिमाग में आप रिटेन करोगे, और समरी ही आप अल्टीमेटली आप लिख के आओगे, तो फिर आप इस पेपर के अंदर स्कोर कहां से करोगे? फिर नंबर भी आपके समरी वाले आएंगे। खुद सोचिए, अकाउंट में और एसएफएम में जब आप 100 की पूरी तैयारी के लिए साथ जाते हो, तब कहीं जाके आपके 60s 70s या 80s में स्कोर हो रहा होता है। और इस पेपर में तो आप शुरू से डिफेंसिव अप्रोच पे हो कि बस किसी भी तरीके से 40-50 नंबर आ जाए इस पेपर के अंदर। तो जो अकाउंट को जब आप 100 मार्क्स के लिए जाते हो, तब 60-70s में आपका स्कोर होता है, और यहां पे तो आप प्लान ही 40-50 नंबर का स्कोर करने के लिए कर रहे हो। तो बच्चे का नंबर कितना देखने को मिलता है ऑडिट के अंदर? मैं बता रहा हूं बच्चे, बिलीव मी, बच्चा 20 नंबर या 30 नंबर के आसपास का स्कोर कर रहा होता है। मतलब 40 नंबर लाना ऑडिट के पेपर में, फाइनल में, कई बार बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है। तो जब बच्चा की मैं गलतियां देखता हूं तो गुस्सा आता है कि नहीं यार, इस पेपर के साथ तुम इतनी नाइंसाफी क्यों कर सकते हो? वैसे तो मेरा पेपर है ये, गुस्सा तो आना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इतनी नाइंसाफी क्यों इस पेपर के साथ? इस पेपर को शुरू से अपना टाइम दो। देखो, ये पेपर अपना टाइम लेगा, डेफिनेटली ये पेपर अपना टाइम लेगा। ये टाइम या तो उसको पहली बार में आप सफिशिएंट दे दो, पहली बार में सफिशिएंट टाइम अगर उसको मिल जाएगा तो ये पेपर निकलेगा। लेकिन अगर आपने पहली बार में इसको सफिशिएंट टाइम नहीं लिया, तो पता है प्रॉब्लम क्या आएगी? ये पेपर फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगवा के आपसे अपना टाइम तो लेगा। तो अच्छा रहेगा बच्चे, प्लीज इस बात की आप गांठ बांध लीजिए कि मैं इस पेपर को शुरू से ही प्रॉपर टाइम दूंगा, इस पेपर के साथ मैं बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं करूंगा। मैं ये मानते हुए नहीं करूंगा कि बस इस पेपर में किसी भी तरीके से मुझे 40 से 50 नंबर मैनेज करने हैं, नहीं। जो सपना आप अकाउंट में स्कोर करने का देखते हो, जो सपना आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्कोर करने का देखते हो, सेम वो ही सपना आपको देखना चाहिए जब आप ऑडिट के पेपर की बात करते हो कि हाँ मैं भी ऑडिट के पेपर के अंदर 70s या 80s में स्कोर करूंगा। अगर आप इस बात को ठान लोगे ना, तो बिल्कुल आप इस पेपर के अंदर इतना अचीव कर सकते हो। और इसको बिल्कुल उसी तरह से आप तैयार करिए, उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी लगन के साथ आप तैयारी करिए, जितनी तैयारी के साथ आप अपना अकाउंट या एसएफएम की आप तैयारी करते हो। सर अगर इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी होता है, आर्टिकलशिप होती है, सब बेटा रखी रखाई बातें हैं। अगर ठान लोगे ना कि बस करना है, तो टाइम मैनेजमेंट आराम से होता है। सोच अगर आप बड़ी करोगे,
तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होगा। आपको नहीं लगता कि भाई इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी टाइम मैनेजमेंट करते होंगे? हमारे पास तो फिर भी चलिए हमें ये 4 या 8 पेपर दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बेटा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का बहाना लेकर है ना इस पेपर के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। तो प्लीज टाइम को प्रॉपरली आप मैनेज करिए, किसी भी तरीके से करिए, ठीक है। थोड़ी सी नींद कम करिए, आर्टिकलशिप में आप जाते हो ऑफिस टाइम पे थोड़ा बहुत देखिए, प्लान करिए कि क्या कुछ टाइम हम निकाल सकते हैं इस चीज को पढ़ने का। ऑफिस टाइम में पॉसिबल नहीं है, ऑफिस में जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद, कुछ भी करिए, टाइम मैनेज करिए। और टाइम अगर मैनेज नहीं करोगे तो फिर वही वाली बात, ये पेपर को अगर आप शुरू में सफिशिएंट टाइम नहीं देंगे तो ये पेपर कहीं ना कहीं बाद में अपना टाइम लेके जाएगा। और बाद में प्रॉब्लम पता है फिर क्या आती है कि बाद में आप समरी नोट से आप पढ़ रहे होते हो, समरीज को आप रेफर कर रहे होते हो, और फिर उस केस में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो पहली गलती जो आपने नहीं करनी है कि मुझे इस पेपर को एक लीस्ट इंपोर्टेंस कैटेगरी में लेके नहीं चलना, मुझे इसको प्रॉपर टाइम देना है, इस पेपर को आपको प्रॉपर टाइम देना है। दूसरा, इस पेपर को पढ़ने की आपकी अप्रोच वो सही करनी है। मतलब ये नहीं कि केवल बुक रीडिंग कर रही हो, कंसेप्ट समझ में आ गया तो देन आपने कहा डन ये तो मेरा हो गया। अकाउंट में आपके पढ़ने की अप्रोच क्या होती है? अकाउंट्स में या एसएफएम में आपकी पढ़ने की अप्रोच क्या होती है? आप कोई भी जो अकाउंट के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है या एसएफएम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्या केवल सीधी पहली बार आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आप एग्जाम में जाकर अटेम्प्ट करते हो? कंसेप्ट समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट को आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हो या नहीं करते? बिल्कुल आप करते हो। बच्चे की प्रॉब्लम पता है थियरी के पेपर में, स्पेशली ऑडिट के पेपर में क्या होती है? उसका हाथ प्रॉपर चल नहीं पाता। क्यों नहीं चल पाता? बिकॉज लिखने की प्रैक्टिस करी नहीं होती उसने। जब अकाउंट के अंदर आप पढ़ते हो, कोई कॉन्सेप्ट आप समझते हो, एसएफएम के अंदर जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझते हो, तो वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर उनकी प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, ठीक है। लेकिन ऑडिट में पता है क्या होता है? कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, टाइम निकाला, चलो इस बार आपने कि हम अच्छा टाइम निकाल के ऑडिट को पढ़ेंगे। फिर जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हो, कॉन्सेप्ट समझ में भी आपको आ गया, लेकिन कभी आपने ना उसको लिखने का अटेम्प्ट नहीं करा। अब एग्जाम में तो अल्टीमेटली आपको स्कोर करने के लिए लिखना पड़ेगा ना। एमसीक्यू तो केवल 30 नंबर का है, लेकिन बाकी बचा जो आपका डेस्क्रिप्टिव पार्ट है 70 मार्क्स का, वहां पे स्कोर करने के लिए क्या आपको आंसर शीट के अंदर लिखना होगा या नहीं लिखना होगा? डेफिनेटली आपको लिखना होगा। बट अगर आपके लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई तो वहां पर आप प्रॉपर लिख नहीं पाओगे, और फिर पता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर बच्चा क्या रियलाइज करता है? लिख नहीं पा रहे, पता तो है बस इसका आंसर क्या है, बट उसको सही वे में हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? बिकॉज आपने कभी लिखने की प्रैक्टिस करी ही नहीं थी। सो मेरी एक बात बच्चे प्लीज आप ध्यान से सुन लीजिए कि इस पेपर के लिए पहली बात आप प्रॉपर टाइम निकालिए, टाइम निकालिए, शॉर्टकट मत लीजिए इस पेपर को आप तैयार करने का। बहुत डिटेल में गहराई के साथ इस पेपर को अगर आपने पहली बार में पढ़ लिया ना, तो हो सकता है कि अकाउंट या एसएफएम से ज्यादा का स्कोर आपका इस पेपर में आ जाए। सर ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल दी? नहीं ज्यादा बड़ी बात नहीं, बड़ा 100 नंबर का पेपर है, अकाउंट भी 100 नंबर का और ये भी 100 नंबर का। तो जितना मेहनत के साथ अकाउंट पढ़ रहे हो, मैं तो बस यही कह रहा हूं आपसे कि उतनी मेहनत के साथ आप ऑडिट का पेपर भी तैयार करके देखिए। तो जितनी मेहनत आप अकाउंट में लगाते हो तो अकाउंट में अच्छा स्कोर होता है, तो ऑडिट के पेपर में टाइम लगा दीजिए, डेफिनेटली इसमें भी आपका स्कोर अच्छा होगा। जिस जो अप्रोच आपके अकाउंट का पेपर पढ़ने की होती है, सेम वही अप्रोच आप फाइनल लेवल पर ऑडिट के पढ़ने के लगा लीजिए। कॉन्सेप्ट को आप समझिए, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप प्लीज उसको देखिए कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है। दुनिया भर के क्वेश्चन बैंक स्कैनर अवेलेबल है आज के टाइम पे। क्या आप क्वेश्चंस को देखने के बाद क्या आंसर को अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जैसे अगर मैं 3 चैप्टर के आपको फाइनल लेवल पे एग्जांपल दूं, 3 चैप्टर जिसमें से मैं कह सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 25 नंबर की कवरेज आपको देखने को मिल जाती है। प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस, टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स में लगभग 12 से 16 नंबर के आसपास की कवरेज होती है। कंपनी ऑडिट में 4 से 8 नंबर की एक क्वेश्चन तो कारों पे पक्का लग ही जाता है, और टैक्स ऑडिट पे लगभग 4 से 8 नंबर की कवरेज यहां पे आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज कहूं तो लगभग 25 नंबर आपको इन 3 चैप्टर से मिल जाते हैं। लेकिन बच्चे इन 3 चैप्टर पे इतना लीनियंट होता है ना कि उसको अगर प्रोफेशनल एथिक्स में सपोज कोई केस दिखा दिया, केस के फैक्ट पढ़ के आप इतना तो बता देंगे किसी ये प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट में गिल्टी है या नहीं है, लेकिन उसको आप लिखने का अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्या आपको ने क्लॉज सही से रिकॉल हुई या नहीं हुई, क्लॉज की जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे, ये चीजें नहीं होती। प्रोफेशनल एथिक्स में बच्चे के मैं देखता हूं कि बच्चा तैयारी कैसे करता है, मैंने क्लास में करा दिया, बच्चे को समझ में भी अच्छा आ गया, लेकिन जब पास अटेम्प्ट क्वेश्चन की बारी आती है
तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है और बोलता है गिल्टी और नॉट गिल्टी, गिल्टी और नॉट गिल्टी। भाई गिल्टी और नॉट गिल्टी सही है, पर 4 नंबर में अगर केस स्टडी एग्जाम में आती है या 5 नंबर में केस स्टडी एग्जाम में आती है, तो क्या केवल गिल्टी और नॉट गिल्टी लिखने से आपको नंबर मिल जाएंगे? नहीं, वहां पे आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना होगा एक इफेक्टिव कंटेंट के साथ। वो आप कैसे करेंगे? वो तो रिकॉल कराए नहीं कभी आपने, और वहां पे जाके बैठ जब दिमाग चलता है कि हाँ इसका स्टार्ट मुझे कैसे लेना है कैसे नहीं लेना, तब दुनिया भर की बातें दिमाग में आपके आ रही होती हैं। इन चीजों को पहले ही अगर कर लिया होता, प्रैक्टिस कर लिया होता, शायद एग्जाम में इस बात की नौबत ही नहीं आती। तो अच्छा रहेगा कि जो भी कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो आपको प्रॉपर देखना चाहिए कि एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं बोलता हूं सफलता में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन बच्चा कई बार कहता है कि नहीं सर कुछ सेलेक्टिव टॉपिक बता दीजिए ताकि जिन पर हम अच्छा काम कर लें तो ऑडिट के पेपर में हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं जनरली बोलता हूं कि बेटा इन 3 चैप्टर के साथ, और अगर आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे कमांड अच्छी कर रखी है, अगर इतना भी कर लोगे ना तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि नहीं, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। बात आ रही है कि इस पेपर में आप कम स्कोर क्यों करते हो। तो बच्चे ने शुरू से इस पेपर को टाइम प्रॉपर नहीं दिया हुआ था। दूसरा, उसकी पढ़ने की अप्रोच, पढ़ने का जो उसका तरीका है वो गलत होता है। इसकी वजह से बच्चे के नंबर ऑफ अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो देखो, जो बच्चे गलती करके आ रहे थे, इनकेस अभी आगे आपका अटेम्प्ट लगने जा रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि औरों की गलतियों से प्लीज आप सीखिए। अपनी ही गलतियां से सीखेंगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके लग जाने हैं। मैं सीए हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को, मैंने देखा है कि इस पेपर के अंदर बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। उन्हीं प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने आप सभी बच्चों के लिए बनाया है, ताकि जो बच्चे और दूसरे बच्चे गलती करके आ रहे थे एटलीस्ट वो गलतियां करने से आप बचें। तो प्लीज कसम खा लीजिए आज एक बात की, कि इस पेपर को शुरू से आपको अच्छा टाइम देना है। इस पेपर को आपको शुरू से एक प्रॉपर टाइम देना है। दूसरा, इसके जो पढ़ने की आपकी अप्रोच है, वो अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं इस पेपर को पढ़ रहा हूं तो थोड़ा बहुत आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। चाहे रफ कॉपी लेके बैठे, चाहे ऐसी घसीटा मार के, मतलब घसीटे का मतलब कुछ भी जल्दी जल्दी फ्लो में आप लिखिए, बट एटलीस्ट लिखिए। उससे ना एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि हाँ मैं अल्टीमेटली यहां पर लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। और बिलीव मी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आप में होगा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। फिर कुछ क्वेश्चन, जो कुछ चैप्टर जो हर बार एग्जाम में आते हैं केस स्टडी फॉर्म में, आपको देखना चाहिए कि किसी भी केस स्टडी को मुझे एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। बिकॉज कई बार बच्चे को प्रोविजन पता होते हैं, बट एग्जाम में वो केस स्टडी के आंसर को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो प्लीज अपने एंड पर लिखने की आदत डालिए। इस पेपर को आप शुरू से एक प्रॉपर आप टाइम देते हुए चलिए। अगर इतना आप करके चलेंगे, बिलीव मी, इस पेपर में आप पहली बार में ही एटलीस्ट एग्जामिनेशन मार्क्स के लिए आप स्कोर कर जाएंगे। कभी भी इस पेपर में ना शॉर्टकट टाइप का आप बिल्कुल भी मत अपनाइए कि कम पढ़ लेता हूं या किसी के समरी नोट्स वगैरह को मैं रेफर कर लेता हूं। नहीं, कि किसी टीचर की क्लास है, वो केवल 100 घंटे की या 150 घंटे की क्लास है, केवल इतना पढ़ लेता हूं हो जाएगा। बेटा वो केवल है ना, आप अपने आप को एक झूठी तसल्ली देंगे, अदरवाइज इस पेपर में आपकी तैयारी नहीं होगी। मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये पेपर अपना टाइम लेगा। और ये पेपर टाइम लेगा, अच्छा रहेगा कि इस पेपर को इसका टाइम पहली बार में आप दे दो। तो जिस तरह से आप अकाउंट को टाइम देते हो, जिस तरह से आप एफएम को टाइम देते हो, उतना ही टाइम आप एक बार इस पेपर को देकर तो देखो। इस पेपर में डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर से आप स्कोर करेंगे। और जहां तक मेरे एंड पर फाइनल लेवल पे क्लास देने की बात है, तो मेरी जो क्लासेस हैं, अगर आप में से किसी बच्चे ने ली है तो पता होगा डेफिनेटली आपको, क्लास बहुत ज्यादा डेप्थ में होती है, बहुत ज्यादा डेप्थ में। ऑडिट का प्रॉपर प्रोविजन, बिकॉज जब हम ऑडिट करते हैं तो सारे लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी चीज को ऐसे एक्सेप्ट मुझे कभी नहीं करना। जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हो तो एक एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आप फॉलो करते हो, नहीं करते? बिल्कुल आप फॉलो करते हो ना। इसी चीज को अपनी स्टडी में अप्लाई करिए कि किसी भी चीज को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना। स्टैंडर्ड में प्रोविजन है तो ऐसा प्रोविजन क्यों है? अगर इस चीज के लॉजिक को आप समझ जाएंगे, स्टैंडर्ड्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। स्टैंडर्ड्स फाइनल लेवल पे अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 नंबर का हर बार एग्जाम में आता ही आता है। और फाइनल लेवल पे भी बच्चा स्टैंडर्ड में इतना ज्यादा एक कंफर्ट जोन में नहीं होता कि हाँ वो ये कह दे कि हाँ एग्जाम में जाऊंगा, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ जाऊंगा, बिकॉज स्टैंडर्ड पे अच्छी तरह से उसने पढ़ाई नहीं करी होती। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको डेप्थ में ऑडिट की आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए। और जो मेरी क्लास का फीचर है वो यही है कि बहुत ज्यादा डेप्थ कवरेज के साथ कराया जाता है।
आईसीआई का स्टडी मटेरियल होता है वो कवर करवाता हूं, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स में आपको देता हूं, क्लास में काफी हद तक नोट्स भी आप बनाते हो। और सबसे अच्छी बात कि ऑल पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस ए टू जेड, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन कुछ भी है वो सारे, मतलब मैं कह सकता हूं 80-90% क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होते हैं। ये नहीं कि कंसेप्ट समझा दिया और कंसेप्ट समझाने के बाद कि ठीक है बच्चा क्वेश्चंस अपने एंड पे आप करते रहना, कि नहीं, कंसेप्ट कोई समझाया, उस कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस आए होते हैं सारे वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए जाते हैं। सो बच्चे एक रिक्वेस्ट है बस आपसे कि इस पेपर को प्लीज टाइम देना आप शुरू करिए। पेपर को अगर आप टाइम देंगे तो नो डाउट आप इस पेपर को पहली बार में आप क्रैक कर जाएंगे। तो अल्टीमेटली वीडियो को बस आप समराइज करते हैं कि पेपर में प्रॉब्लम क्या थी वो मैंने आपको बताई। अल्टीमेटली इस पेपर में स्कोर करने के लिए आपको करना क्या है, पहला इस पेपर को आपको प्रॉपर टाइम देना है, और दूसरा इस पेपर को जो तैयार करने की आपकी अप्रोच है उस अप्रोच को आपको सही करना होगा। सर अप्रोच कैसे सही करनी है, इस पेपर को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। किसी भी कंसेप्ट को समझने के बाद फिर आप देखिए कि इसके ऊपर एग्जाम में पास अटेम्प्ट में किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस को एक बार प्लीज अपने हाथ से लिखने का आप अटेम्प्ट जरूर करिए, बिकॉज एग्जाम में अल्टीमेटली आपको लिखकर आना ही होगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे कि वीडियो काफी हद तक आपको सेटिस्फाई करेगी कि कैसे मुझे इस पेपर में स्कोर करना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक करना तो बनता है, और प्लीज अगर हो सके तो फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।